हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मिस्की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज से जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, लूट सको तो लूट लो। ये लूट सको तो लूट लो क्या चीज़ है, क्या चीज़ लूटी हुई है मार्केट में, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में सबसे ज़्यादा लूट मची हुई है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी ही इतनी सस्ती हुई है, ये मान के चले कि एक किस्म की सेल लगी हुई है और लगभग इस पर 50% छूट आपको मिल रही है। अगर पिछले 10 साल का रेट देखें, जो रेट 10 साल पहले था उससे आज 35 से 50% रेट कम हो चुका है। होना तो क्या चाहिए था, 4-5 गुना रेट होना चाहिए था पिछले 10 साल में, लेकिन डबल भी होने की बजाय जो उस टाइम रेट था उसमें से भी 35 से लेके लगभग 50% तक रेट टूट चुका है। हर चीज का, वो चाहे फ्लैट हो, मकान हो, दुकान हो, एग्रीकल्चर लैंड हो या कमर्शियल लैंड हो, कोई भी चीज हो, हर चीज का रेट घट चुका है। 35 से लेके 50% तक, मिनिमम 35% तो घट ही चुका है। मैं खुद से भी यही काम करता हूं प्रॉपर्टी का, जिसको मैंने 65 लाख रुपए का 2011 में भी दिलवाया है, आज उस आदमी का 40 लाख रुपए का नहीं बिक रहा है, उसका कोई ग्राहक नहीं है। तो हर मध्यम वर्गीय आदमी का एक सपना होता है कि मैं, और सबसे बड़ा सपना भी मध्यम वर्गीय परिवार का यही होता है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को एक छत दे जाऊं, एक मकान, फ्लैट या कोई भी इंडिविजुअल कोठी, इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी मैं अपने जीते जी खरीद लूं। तो आज की डेट में सुनहरी मौका है। हम ये कह सकते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि फ्यूचर में भी ये रेट कम ही रहेगा, बाद में तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो यही मौका है आज की डेट में, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए अपने रहने के लिए, या वैसे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी सारे देश के किसी भी कोने में देख के समझ के उसको खरीद लीजिए, आपको उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। किसी कारण से आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, इतना पैसा नहीं है मकान खरीदने के लिए, तो एक लूट और मची हुई है, जो आज की डेट में होम लोन सबसे सस्ता हो गया है। वैसे भी होम लोन सारी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता है। आप किसी भी तरह का लोन लेंगे, उनमें से सबसे सस्ता लोन आपको होम लोन मिलेगा। और आज की डेट में पिछले 10 साल से अगर मैं कंपेयर करूं, 10 साल पहले 10 या 11% पर होम लोन मिलता था किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी पे, जो कि आज की डेट में 6, 6.5-7% तक इजिली आपको मिल जाएगा। 6 रुपए 35 पैसे पे भी LIC लोन प्रोवाइड करवा रहे होम लोन, और होम लोन देने के तरफ ही ज्यादा रुझान हो गया बैंक और एनबीएफसी कंपनी का, क्योंकि होम लोन में ही इनका पैसा सबसे ज्यादा सेफ है। और कोविड-19 की वजह से, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो पैसा बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास भी बहुत कम आ रहा है, तो उसको वो जो पैसा उनके पास आ रहा है उसको वो बहुत ही सेफ तरीके से चढ़ाना चाहते हैं, और होम लोन से सेफ तरीका ब्याज पे पैसे देने का दुनिया के अंदर कोई नहीं है, तो वो भी इसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर भी लैंड लेना चाहें तो आप एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदने का सुनहरी मौका है, उसमें भी लगभग 50% रेट टूट चुका है। आप चाहे देश के किसी भी कोने में ले ले, कुछ आदमी हैं मूर्ख जो वो ही 10 साल पुराना रेट बोल रहे हैं, तो आप उनका ना खरीदिए, दूसरे खरीद लीजिए, मार्केट रेट पे चीज मिल जाती है। एग्रीकल्चर लैंड आप अगर आप खरीदना चाहते हैं, या कोई फ्लैट, मकान, दुकान, कोई भी इस टाइप की चीज खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको सावधानियां बता दूंगा कि आपको किस तरीके से, क्या सावधानी रख के आपको प्रॉपर्टी वो खरीदनी है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं सारे देश के किसी भी कोने में, दिक्कत क्या आती है कि जो आम भाषा में वो नहीं लिखा जाता, और ना ही तो उसका बयाना आम भाषा में होता है, ना रजिस्ट्री होती है, और ना ही इंतकाल होता है। ये जो है उर्दू के शब्द है,
वो अगर हम किसी का बयाना करवाते हैं तो वो उसको अपनी भाषा में उसका नाम लेते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, उसको कहते हैं बैनामा। और उसको अगर मालिकाना हक हम अपना ट्रांसफर अपने नाम करवाना चाहते हैं रजिस्ट्री करवा के, तो हरियाणा और पंजाब में उसको कहते हैं ये के मतलब इंतकाल। इसका नाम इंतकाल है हरियाणा और पंजाब में। और यूपी में इसको दाखिल खारिज कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको 7/12 कहते हैं। अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। और इंग्लिश में इसको म्यूटेशन कहते हैं। मतलब क्या, उस आदमी का रोल उस जमीन में खत्म और आपका रोल स्टार्ट हो गया। अब सवाल यह है कि इसको इंतकाल क्यों कहते हैं। इंतकाल का जो असली मीनिंग है वो तो है मरना। अब हमने किसी से अगर कोई प्रॉपर्टी जमीन एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, वो इंतकाल दर्ज होगा। कच्ची कॉलोनियों में भी ये वर्ड यूज होता है, क्योंकि वो कच्ची कॉलोनी अथॉराइज तो होती नहीं, उनकी उसी तरीके से ही रजिस्ट्री करके वो इंतकाल दर्ज कर देते हैं। अब सवाल यह, जिससे हमने खरीदा वो तो आदमी जिंदा है, तो इंतकाल शब्द कैसे आया। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ये उर्दू का शब्द है। और बहुत से उर्दू के शब्द आज भी ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे फरीक अव्वल, दोयाम अव्वल। फरीक अव्वल मीन्स बेचने वाला, दोयाम अव्वल मीन्स खरीदार। उसको सीधी भाषा में लिख दो। जब बयाना हिंदी में लिख रहे हैं तो फरीक अव्वल, दोयाम अव्वल, ये उर्दू का शब्द यूज करने का मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। और उसमें लिखेंगे एक कितना, मकान नंबर इतना, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। ये क्रिटिकल शब्द है, सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं आते हैं, तो आम आदमी को ये समझ भी नहीं आते हैं। नहीं तो जो सेलर है और जो बायर है, या तो उसको इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में लिखो, तो बेचने वाला, खरीदने वाला, या क्रेता, विक्रेता, सीधा हिसाब है। उसको घुमा फिरा के बात को लिखा जाता है। सारे हरियाणा में मैंने देखा है यही रिवाज है। इसी तरीके से बयाना लिखते हैं, इसी तरीके से रजिस्ट्री लिखते हैं, और इसी तरीके से फिर इंतकाल उसका दर्ज होता है। और यूपी में मैंने आपको बता दिया नाम इसका दाखिल खारिज रख रखा है। और आगे चले जाए महाराष्ट्र की 7/12 है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। बात वही है, दिक्कत कहां आती है, ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी खरीद के वो लाल लाल कागज जो प्रॉपर्टी के देखते हैं, वो उसको देख के खुश हो जाते हैं, सोचते हैं रजिस्ट्री होगी। लेकिन अगर आप कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड आपने खरीद दिया, या किसी कच्ची कॉलोनी में कोई प्लॉट पहले खरीद रखा है, तो उसका मालिकाना हक आपके पास तभी आएगा जब आप उसका इंतकाल या 7/12 उसका दर्ज करवाएंगे। अलग अलग स्टेट में, आपकी स्टेट में उसका कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन म्यूटेशन जब तक नहीं होगी आपके पास उसका मालिकाना हक नहीं आएगा। और आज की डेट में एक ध्यान रखने योग्य और बात है, खास तौर पे हरियाणा में, यहाँ सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। कच्ची कॉलोनी वालों की ठगी में ना आए, इनकी ठगी बहकाई से बचे, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। पहले तो क्या था, ऊपर नीचे करके कुछ तहसीलों में हो भी जाती थी रजिस्ट्री। वो जैसे हरियाणा में उसको जुगाड़ बोलते हैं, वो जुगाड़ बना के रजिस्ट्री करवा देते थे। लेकिन आज की डेट में सारे हरियाणा में कहीं रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। एनओसी भी डीटीसीपी से लेनी पड़ेगी, जो वो भी ऑनलाइन हो गया, और वो ऐसे मिलेगी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, वो बाद में आपको फंसा के बयाना करवा के बाद में कहेंगे रजिस्ट्री तो होनी नहीं, पहले तो बोल देंगे रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन रजिस्ट्री अब वो करवा नहीं सकते, उनके हाथ कट गए हैं। अब कोई रजिस्ट्री नहीं कर सकता, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब वो उल्लू गारा खत्म हो गया। अब एक और नया कंसेप्ट आया, कुछ टाइम के बाद वो अपडेट हो जाएगा। अब जैसे करनाल की प्रॉपर्टी है तो आप उसको चरखी दादरी भी उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। गुड़गांव की प्रॉपर्टी है तो उसकी करनाल में भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, क्योंकि सारा को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। सारे हरियाणा को सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो इस तरीके से आप कच्ची कॉलोनी वालों की ठगी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल लगभग रेट भी वही है। बहुत से कॉलोनाइजर हैं यहाँ करनाल में 6-7 हजार रुपए गज में इजिली प्लॉट मिल जाता है, और कच्ची कॉलोनी में भी वही 7-8-9 हजार रुपए आपसे मांगेंगे। 6 हजार रुपए में तो किसी कॉलोनी में होगा, जब 6,000-7 हजार रुपए में अथोराइड कॉलोनाइजर बेच रहा है, तो कच्ची कॉलोनी में लेने की जरूरत क्या है। अथोराइड के पास लेंगे तो रजिस्ट्री करवाएंगे, वहां पे इंतकाल करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंतकाल तो उस कॉलोनाइजर के नाम ऑलरेडी दर्ज है। उसको आपको उसमें इंतकाल करवाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा के उसी
कॉलोनाइजर के पास अपना नाम ट्रांसफर करवाना है, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल यह आता है कि जो प्रॉपर्टी के काम में, खास तौर पे एग्रीकल्चर में, या हम कोई भी चीज खरीदें, ये उर्दू के शब्द क्यों यूज होते हैं? इसमें समझने योग्य ये बात है कि हमारे देश में 300 साल तक लगभग मुस्लिम कम्युनिटी ने राज किया है। जो राजा महाराजा थे वो उन्हीं के थे, उन्हीं का राज रहा है। तब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में था, इसको भारतवर्ष बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे। उस टाइम मुस्लिम कम्युनिटी ने ही सारे देश पे राज किया। तो उस टाइम जो हमारी राष्ट्रीय भाषा थी वो उर्दू थी। उर्दू में चलते चलते वो रिकॉर्ड भी जो भी बनता रहा वो उर्दू में चलता गया। और रिकॉर्ड कब बना है? भारत देश का, इंडिया का, भारतवर्ष का एक होते थे वायसराय हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले, मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार, उनके राज से पहले कोई भी रेवेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसमें क्या था? राजे महाराजा थे या राजवाड़े थे या नवाब थे या फिर छोटे जमींदार थे। वो अपनी जमीनें बो रहे थे क्योंकि उस टाइम सिंचाई का तो कोई साधन नहीं था, ट्रैक्टर का कोई जन्म नहीं हुआ था और बिजली का जन्म नहीं हुआ था, तो ट्यूबवेल कहां से आता? उस टाइम तो जो प्राकृतिक स्रोत थे पानी के, जैसे हमारे यहाँ पे मुगल कनाल कहते हैं, बारिशों में पानी आके उस गंदे नाले के अंदर आ जाता था, उससे लोग सिंचाई कर लेते थे, रहट से पानी खींचते थे और अपना हल से वो खेती जोतते थे। तो इतनी जमीन की जुताई उस टाइम नहीं हो पाती थी। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने एक आदेश पारित किया सन 1904 में कि भाई जो भी सारे देश की जमीन है उसका कोई मालिकाना हक किसके पास है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा, इसका सारे का सर्वे किया जाए और इसको मालिकाना हक दिया जाए जो इसको बो रहा है। तो वो जब सर्वे हुआ तो 1904 के बाद का सारा रिकॉर्ड हमारे देश के पास है। अगर हम करनाल की बात करें तो हमारे यहां भी 1904 के बाद का सारा रिकॉर्ड, आज तक का 2020 तक का रिकॉर्ड सारा सरकार के पास है। उससे पहले का मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सारे देश में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आदेश दिया उसके बाद सर्वे होकर 1904 से के बाद वो सारा रिकॉर्ड में आ गया। उसको आज की डेट में भी मसावी बोलते हैं, ये भी उर्दू का शब्द है। मसावी का मतलब रिकॉर्ड रूम। उस टाइम क्या होता था, कागज, इतना बड़े कागज का जन्म नहीं हुआ था, तो उसका नक्शा कैसे बनाया गया? उसका नक्शा बनाया गया उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर नक्शा बनाया गया जमीन का और उसमें लिखा गया खसरा नंबर, खतौनी नंबर, खेवट नंबर। ये भी सारे उर्दू के शब्द हैं जो प्राचीन काल से आज भी चले आ रहे हैं। और 1960 के दशक तक हमारे देश में उर्दू ही ज्यादा प्रचलित थी। और जो सारा जमीन का रिकॉर्ड भी है, हरियाणा का तो मैंने लिखा भी है, सारा जमीन का रिकॉर्ड 60 के दशक तक उर्दू में ही पाएगा। आज भी वो उर्दू में सरकार के पास संभला हुआ है। हिंदी का उस टाइम उपयोग ही नहीं हो रहा था किसी भी सरकारी कार्य में। हालांकि 1947 में देश आजाद हो चुका था, लेकिन फिर भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो रहा वो उर्दू में ही चलता रहा। 60 के दशक के बाद मैंने खुद अपने दादाजी को ही उर्दू का अखबार पढ़ते हुए देखा है। उनको आती ही उर्दू थी, हिंदी उनको आती नहीं थी। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आई हमारे डैडी की, उसमें हिंदी भी आने लगी और इंग्लिश भी आने लगी। राम राम से उर्दू का प्रभाव कम होता गया और सरकार ने भी महसूस किया कि उर्दू इतने आदमी नहीं पढ़ पा रहे। आज की डेट में तो उर्दू का अखबार आता ही नहीं है। हरियाणा में तो मेरी नॉलेज में कहीं आता नहीं है, तो उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो जो रिकॉर्ड है राम राम से उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया गया। लेकिन आज भी यही कारण है कि उसमें उर्दू का शब्द बहुत से आज भी उसमें जुड़े हुए हैं। यही कारण है आज भी अगर कोई पुराना किसी का डिस्प्यूट होता है, कोई 100 साल पुराना रिकॉर्ड निकलवाना चाहता है, तो कोई वो सारा का सारा उर्दू में ही निकलेगा। फिर कोई उर्दू का कोई बुजुर्ग आदमी जो उर्दू जानता होगा, पटवारी होगा या कोई कानगो होगा या कोई उस टाइम का नंबरदार होगा या नहीं भी नंबरदार होगा, जो बुजुर्ग आदमी आज जीवित होगा 80-90 साल का होगा और उस टाइम का वो पढ़ा लिखा होगा, वो उसको पढ़ के बताता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग नई रजिस्ट्री बनती है। कोई डिस्प्यूट होता है उसका समाधान भी उसके हिसाब से ही किया जाता है। अब रही बात, अगर आपको कोई फ्लैट, मकान, दुकान कहीं पे भी खरीदना है तो आपको
ये ध्यान करना है। अगर आपके पास 99% आदमी गलती यहां पे करते हैं, जब उनका मन बनता है कोई फ्लैट का, मकान का, कोठी का, प्लॉट का खरीदने के लिए, अगर उनके इतना तो उनको पता होता है कि अगर मुझे लोन करवाना है तो मुझे 60 से लेके मैक्सिमम 85% तक लोन होगा, चाहे आपका सिविल कितना भी अच्छा हो। इतना बात तो लगभग कॉमन आदमी को पता है। लेकिन 99% आदमी गलती कब करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे तो 20 लाख रुपए की चीज लेनी है और मेरा 70% लोन तो हो जाएगा, 6 लाख रुपए तो मेरे पास है ही, और वो उठा के अपना प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू कर देते हैं और प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और वो प्रॉपर्टी सर्च करके जब उनको वो पसंद आ जाती है तो वह एग्रीमेंट कर लेते हैं, बयाना कर लेते हैं। उसके बाद दिक्कत परेशानी कहां आती है, जब वो लोन करवाने के लिए जाते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत उनका सिविल खराब हो या उनकी एलिजिबिलिटी इतनी ना हो कि वो 14 लाख रुपए मिल पाए। अब उन पे पास 6 लाख रुपए है, वो 6 लाख रुपए वो बयाना दे चुके हैं, बाकी के 14 लाख रुपए बैंक दे नहीं रहा, हो सकता है बैंक 8 लाख रुपए दे, बाकी के जो 6 लाख रुपए उनको वो कहीं से मिलेंगे नहीं, वो बयाना फंस जाएगा। क्योंकि बयाने में एक शर्त लिखी जाती है कि जो बेचने वाले हैं वो अगर नहीं बेचेगा तो उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे, और खरीदार नहीं लेगा तो उसको उसका बयाना खत्म हो जाएगा। अब दिक्कत कहां आती है, खरीदार तो लेना चाहता है और बेचने वाला भी बेचना चाहता है, लेकिन लेने वाले का जो है लोन अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। वो टाइम उसमें रखा जाता है ज्यादातर 3 महीने का। जब वो 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो वो जो सेलर होता है वो बायर को कहता है कि भाई दे पैसे भाई, वो उसको बोलेगा भाई साहब मेरा तो लोन नहीं होया। अब जो बेचने वाला है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खरीदार का लोन हुआ या नहीं हुआ, तो वो बयाना खत्म कर देता है, तो वो केस डिस्प्यूट में चला जाता है, फिर पंचायतें होती हैं, मतलब वो पैसा गदी गेट के अंदर फंस जाता है। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपका खरीदने का मन है, और जैसे मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि आज की डेट में सुनहरी मौका है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका प्रॉपर्टी खरीदने का बाद में कभी आएगा। आज की डेट में 7-8 लाख रुपए में 60 गज का फ्लैट भी मिल जाता है। करनाल में कई जगह हाउसिंग बोर्ड का, एक जगह नहीं कई जगह लगभग यही रेट है। तो आप ये भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, या बहुत ज्यादा सस्ती सारी जगह पड़ी है, जो 50 लाख की है 25 लाख की हो गया, 1 करोड़ वाली 50 लाख की नहीं खरीद रहे, तो आपको इजिली मिल जाएगी कहीं भी आप लेना चाहे, करनाल में या सारे देश के किसी कोने में। यही मार्केट का सिनेरियो चला हुआ है। बस आपको ध्यान क्या करना है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी देखने नहीं जाना है। जब आपका मन बन गया, आपका एक बजट है मैंने 50 लाख रुपए तक की चीज लेनी है, ठीक है, आप एक रफ आइडिया होगा भाई इतने की पहले 1 करोड़ की मिल रही थी तो वो 50 की मिली जाएगी, 50 की नहीं मिलेगी तो 55-60 की 100% मिल जाएगी आपको। ये आपको घर बैठे बैठे पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी देखने जाने की बजाय सबसे पहले आपको बैंक के पास जाना है, जिस बैंक से आप लोन करवाना चाहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी होम लोन मिलने लग गए हैं, और आपकी अप्रूवल 59 मिनट के अंदर आ जाती है। आपको अपनी सारी डिटेल डालनी पड़ती है। एक साइट बनी हुई है, जैसे policybazaar.com की है, वो पॉलिसी बेचते हैं, ऐसे ही loanbazaar.com भी है। आप उस पे जाके साइट पे अपना उसको चेक कर सकते हैं। अपनी डिटेल डालने के बाद वो आपको बता देगा कि कौन सा बैंक आपको लोन देता है, कौन सा नहीं देता, कितने % पे देता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, उससे आपको क्या फायदा होगा भाई, आप खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी कोई 50 लाख रुपए की, आपके पास 20% 25% पैसे हैं, वो 50 लाख रुपए के आपके पास 12 14 15 लाख रुपए हैं, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पता लग जाएगा कि आपका 35 लाख रुपए का बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देती है क्या नहीं देती है। अगर वो देती 20 लाख रुपए का है तो फिर आप अपनी लेबर क्यों खराब कर रहे हैं, 50 लाख का क्यों ढूंढ रहे हैं। आप देखिए ही 35-40 लाख रुपए तक का, क्योंकि 35 का लेंगे तो उसमें 3-4 लाख रुपए रजिस्ट्री के भी लगेंगे। ये भी आपको पहले सोच के रखना चाहिए। कुछ डीलर की ब्रोकरेज भी होती है, ब्रोकर की भी फीस होती है, तो ये चीजें आपको सारी कंसीडर करके चलनी पड़ेंगी। ये खरीदने से पहले सारा ध्यान रखना पड़ेगा। उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। जो अगर आप किसी एनबीएफसी कंपनी से लेंगे तो वो आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा लोन भी दे दे, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है।
वो जो अपना बैठ के घर में आप वो सोच विचार करके अपना लोन अप्रूवल आजकल एडवांस में मिल जाता है। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आजकल लोन अप्रूवल एडवांस में दे देती है। जिस दिन वो आपको लोन का अप्रूवल दे देंगे उसके बाद आप प्रॉपर्टी ढूंढनी स्टार्ट कीजिए। वो 6 महीने का आपको टाइम देंगे। भाई हमने आपका 50 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया, आप सारे देश के किसी भी कोने में कोई भी अथोराइज्ड प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए तो बैंक उसको पे करने के लिए तैयार है और बाध्य भी है। ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर देगा एक बार अप्रूवल देने के बाद। उसके बाद आप आराम से अपना प्रॉपर्टी सर्च करिए, जिस भी देश के जिस भी कोने में रहते हैं, जैसी आप प्रॉपर्टी चाहते हैं, प्लॉट चाहते हैं, कोठी चाहते हैं, मकान चाहते हैं, फ्लोर चाहते हैं या फ्लैट चाहते हैं, वो आप उसको देखने का ये नेक्स्ट स्टेप है। ये लोग पहले करते हैं और 99% आदमी यहां गलती करते हैं, उसके बाद उनका बयाना फंस जाता है। लेकिन जब आपके पास एडवांस अप्रूवल होगी तो फिर आप अपना जो आपकी जेब में पैसा है उससे आप बयाना कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कागज नहीं देखने आते तो ये ब्रोकर का काम है। किसी विश्वास के ब्रोकर से आप अपना कांटेक्ट करके उससे जो आपका यार प्यारा रिश्तेदार हो या आपका कोई नोन हो उसके थ्रू कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी खरीदिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हर शहर में एक वकील होते हैं, वो स्पेशल इसी चीज के एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको लीगल रिपोर्ट बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी की वो लीगल सर्च रिपोर्ट आपको बना के दे देंगे। वो 4-5 हजार रुपए उनकी फीस होती है, उनको वो फीस दे दीजिए और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एक चीज का और ध्यान रखना है, कोई भी फ्लैट, मकान, दुकान, कोई भी चीज लेंगे उसके बाद जैसे एग्रीकल्चर लैंड में म्यूटेशन होती है ऐसे ही इनमें आप अपना नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। जैसे आप हुड्डा से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। हाउसिंग बोर्ड से खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने के बाद नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। किसी बिल्डर से, कॉलोनाइजर से खरीद रहे हैं जिसने उसको बसाया, रजिस्ट्री करवाने के बाद थोड़ी सी इनकी ज्यादा लंबी चौड़ी फीस नहीं होती, वहां से आप अपना नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। उसके बाद आपके पास पूरा मालिकाना हक आ जाएगा। फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जहां पे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां पे बिजली, पानी, सीवरेज की सुविधा देखिए कि वो शहर से कितनी कनेक्ट है, वहां से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो है अगर उस शहर में तो कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, कॉलेज कितनी दूर है, मंडी कितनी दूर है, बाजार कितनी दूर है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप प्रॉपर्टी खरीदिए। उसका फ्यूचर में भी रेट बढ़ेगा और आज भी उसको लोकेशन का भी ध्यान रखते हुए ईस्ट फेस ले लीजिए, चौड़ी सड़क ले लीजिए। कोशिश यही रखिए साउथ फेस से बचिए क्योंकि साउथ फेस का डेड लोकेशन माना जाता है। अगर वहां पे साउथ फेस का आपने ले लिया, आपका 1 टन का एसी काम करता होगा तो उसी कमरे में आपको 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा। आपका बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा और वैसे भी डेड होती है वो सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो दोपहर के बाद आती हैं वो सारी की सारी साउथ फेस के अंदर अटैक करती हैं। उसको कहते हैं कि साउथ फेस में जो रहता है वो कभी भी 100% स्वस्थ नहीं रह पाता, उसका स्वास्थ्य ज्यादातर खराब होता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।